डूबता हुआ लाल सूरज आसमान और समुद्र दोनों को ऐसे रंग रहा था जैसे किसी ने लाल रेशमी कपड़ा फैला दिया हो। पूरा होराइजन लाल रोशनी से भर गया था। दृश्य इतना डैज़लिंग और ब्यूटीफुल था कि उसे देखते ही किसी के भी दिल की सारी उलझनें धीरे धीरे ढीली पड़ जाएं। जो यू और वांग शाओरू इस खूबसूरत सनसेट को खुशी खुशी अपने फोन्स में कैप्चर कर रही थी। लिन फेई भी कभी दोनों की फोटो खींच देता तो कभी छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर देता। शाम की ग्लोइंग लाइट पूरे स्काई में फैली हुई थी। इस नेचुरल बैकग्राउंड में जोये और वांग शाओरू दोनों की वाइब और भी ग्रेसफुल और इथेरियल लग रही थी। किसी फैंसी फोटोग्राफी स्किल की जरूरत ही नहीं थी। हर फोटो अपने आप में एक परफेक्ट फ्रेम बन रही थी। जब उन्होंने फोटोज देखी तो दोनों बहुत सेटिस्फाइड हुई। सी ब्रीज चल रही थी। उनकी लॉन्ग स्कर्ट्स हवा में लहरा रही थी। बाल उड़ रहे थे और पीछे फैली कलरफुल क्लाउड्स उन्हें ऑलमोस्ट फेरी लाइक बना रही थी। जब सूरज पूरी तरह होराइजन के नीचे चला गया तो तीनों ने बीच के पास एक चीप लेकिन जेनरस सी फूड डिनर किया। डिनर के बाद वे आराम आराम से चलते हुए अपने होमस्टे की तरफ लौटने लगे। रास्ते में जो योए ने कई बार कहा, चलो थोड़ा और घूमते हैं, यहाँ की नाइट सीनरी भी एंजॉय करते हैं। लेकिन उसका प्रपोजल लिनफे और वांग शाओरू दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। लिनफे ने रीजन दिया, कल रात आराम से घूमेंगे, अभी होमस्टे लौटकर थोड़ा रेस्ट करते हैं, एनर्जी रिचार्ज करनी है। वांग शाओरू ने भी सपोर्ट करते हुए कहा, वेदर फोरकास्ट में बताया गया है कि थोड़ी देर में बारिश हो सकती है, रेन में घूमना अच्छा नहीं रहेगा। तीनों ने मजाक मजाक में वोट किया। रिजल्ट आया 2 बनाम 1। जोयो को मेजॉरिटी का डिसीजन मानना ही पड़ा। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में सीसाइड रिजॉर्ट से कुछ किलोमीटर दूर एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट था। वहीं एक हाई एंड होटल में लाई सिटी के 2 इन्फ्लुएंशियल लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। जांग तियानशोंग हल्की मुस्कान के साथ सामने बैठे मिडिल एज्ड आदमी से बोले, मिस्टर चेन, जो बात आप कह रहे हैं वह आखिर छोटी बात नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं वापस जाकर कंसिडर करूंगा और फिर आपको क्लियर आंसर दूंगा। सामने बैठे आदमी का नाम था चेन टाओ। उसने वाइन ग्लास मेज पर रखा और अर्नेस्ट टोन में बोला, भाई, मैं बोस्टिंग नहीं कर रहा। जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं सपोर्ट करता हूं वह बहुत पावरफुल है। अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो तो तुम्हारा करंट बिजनेस कम से कम 2 या 3 गुना एक्सपैंड हो जाएगा। यह एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। जैसा कहा जाता है, जब अपॉर्चुनिटी आए तो डिसाइसिव बनो, अगर इनडिसाइसिव रहे तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। जांग tianshong बस मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले और हल्का सा सिर हिलाकर दिखाया कि उन्होंने बात सुन ली है। दोनों के इंटेंशंस अलग अलग थे, लेकिन वाइन टेबल का एटमॉस्फेयर फिर भी काफी हार्मोनियस था। दोनों ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे कई साल पुराने दोस्त हों। 3 राउंड्स की ड्रिंकिंग के बाद हल्का सा ड्रंक दिखते हुए जांग चैनशोंग उठे और गुड बाय कहकर चले गए। उनके जाते ही लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा मजबूत शरीर वाला आदमी प्राइवेट रूम में अंदर आया। उसका चेहरा थोड़ा शार्प था, ऑलमोस्ट शार्प माउथ मंकी जैसा। अंदर आते ही उसने पूछा, क्या जांग चैनशोंग मान गया? चेन जिंगताओ अभी भी कुर्सी पर आराम से बैठा था। वह हल्का हंसा और बोला, हाँ, वो आदमी बहुत श्रूड है। सिर्फ बेनिफिट्स दिखाकर उसे तुरंत ज्वाइन करवाना आसान नहीं है। उसने अपने लिए टी डाली। तभी वह शार्प फेस्ड आदमी बोला, साउथ वियतनाम में हमारे सीक्रेट बेसिस को लोकल एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो ने एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। प्रेसिडेंट और बाकी लोग मैन पावर को सायम शिफ्ट कर रहे हैं। तुम जल्दी से जांग चेनशोंग को कन्विंस करो ताकि हमारे लोग लई सिटी में नया बेस स्मूथली रिबिल्ड कर सकें। चेन जिंगताओ ने सिर हिलाया। अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी एक्सप्रेशन ठंडी और गहरी हो गई। वह धीमी आवाज में बोला, मैं कल उसे फिर टेस्ट करूंगा। अगर वह अभी भी टाइम पास करता रहा और अग्री नहीं किया तो तुम जाकर उसे खत्म कर देना। उस शार्प माउथ आदमी की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। ऐसा तो पहले ही कर देना चाहिए था। उसकी आंखों में साफ साफ ब्लड थर्स्टी एक्साइटमेंट झलक रही थी। दूसरी तरफ कार के अंदर धड़ाम। थोड़े ड्रंक दिख रहे अपनी कार में बैठे। कार थोड़ी दूर चली ही थी कि उनके चेहरे की ड्रंकन एक्सप्रेशन पूरी तरह गायब हो गई। उनकी आंखें तुरंत शार्प और क्लियर हो गई। कार चला रहा था अनन। उसने पूछा, ब्रदर शोंग, क्या वो स्माइलिंग टाइगर फिर उसी मैटर पर बात कर रहा था? जंगचंग ने हल्का सा हूं। उन्होंने विंडो के बाहर गुजरती सिटी लाइट्स को देखते हुए कहा, अनान, इन दिनों नीचे के सभी भाइयों को अलर्ट रहने को कहो। शायद कोई ट्रिक खेलने की कोशिश करेगा।
जी, आनंद ने तुरंत जवाब दिया। फिर उसने पूछा, वो बार बार जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है उसका बैकग्राउंड क्या है? जंग च्यानशियोंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल क्लीन नहीं है, कुछ न कुछ शेडी जरूर है। आनंद ने तुरंत कहा, हम बड़ी मुश्किल से शोर पर आए हैं, अब फिर से मडी वाटर में क्यों उतरे? चेन जिंगटाओ हमें फिर उसी दुनिया में खींचना चाहता है। ब्रदर शोंग, अगर मेरी मानो तो उसे सीधे एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो में रिपोर्ट कर देते हैं। जांग चेनशोंग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अभी सिचुएशन इतना सीरियस नहीं हुआ है। अभी रिपोर्ट करने का मतलब होगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन को सीधे ऑफेंड करना, और वह भी पूरी तरह। आनंद ने फिर कहा, तो फिर क्या भाभी और म्याओ म्याओ को पहले चाइना वापस भेज दें? जब चेंजिंग ताओ हार मान ले तब उन्हें फिर यहां बुला लेंगे। चेनशोंग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारी भाभी और मियाओ मियाओ कल ही चाइना से यहां आई हैं। अगर अभी उन्हें वापस भेजेंगे तो वे जरूर पूछेंगी क्यों। सच बताएंगे तो वे बेवजह वरी करेंगी। कुछ दिनों बाद मैं कोई एक्सक्यूज बनाकर उन्हें चाइना वापस भेज दूंगा। अगली सुबह सुबह का सूरज पूर्व से उग चुका था। गोल्डन सनलाइट कमरे में आकर फैल रही थी। जोयू ने धीरे धीरे अपनी स्लीपी आईज खोली। जब वो उठकर बैठी तो उसने देखा, लिन फेई उसके कमरे के दरवाजे के फ्रेम से टिककर खड़ा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वेक अप, लिन ने कहा। जोयो ने तकिया एक तरफ रखा और हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ गई। ऑइट ब्लैंकेट उसके शरीर से फिसल गया। अंदर उसने व्हाइट सिल्क सस्पेंडर नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। सिल्क फैब्रिक स्मूथ था और सनलाइट उसमें रिफ्लेक्ट हो रही थी। उस रोशनी में जोयो की स्किन यूजुअल से भी ज्यादा फेयर लग रही थी। लिनफे ने कहा, मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था। जल्दी फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चलते हैं। जोयो ने आंखें मली, फिर लिनफे को ध्यान से देखते हुए बोली, लिनफे तुम हंस क्यों रहे थे? लिनफे ने तुरंत अपनी स्माइल दबा ली। मैं नहीं हंस रहा था। जोयो ने सस्पिशियस नजरों से उसे देखा। सच बताओ, नहीं तो मैं अटैक कर दूंगी। उसने मजाक में अपने हाथ हवा में घुमाए जैसे किसी को पकड़ने वाली हो। लिनफे ने कहा, तुम्हें पता है तुम स्लीप में बातें करती हो। यह सुनते ही जोयो की आईब्रोज तुरंत ऊपर उठ गई। इम्पॉसिबल, लिनफे ने कंधे उचका दिए। ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं कहा। जोयो तुरंत बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, ठीक है। लिनफे ने देखा कि जोयो सच में इरिटेट होने लगी है। वह ज्यादा टीजिंग किए बिना मुड़ गया और कमरे से बाहर चला गया। जोयो उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। वह दिमाग पर जोर डालकर याद करने लगी कि उसने नींद में क्या कहा होगा। लेकिन नींद में कही हुई बातें जागने के बाद किसी को याद कहां रहती हैं। सुबह उठने के बाद जोयो वॉशिंग, ड्रेसिंग और हल्का मेकअप करते समय अभी भी उसी बात के बारे में सोच रही थी। आखिर उसने नींद में क्या कहा था? जब तीनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाने ही वाले थे तो वह आखिर खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, लिनफे, मैंने नींद में क्या कहा था? लिनफे ने रहस्यमय अंदाज में सिर झुका लिया। उसने अपना दायां हाथ मुंह के पास लाकर जैसे कोई सीक्रेट बताने वाला हो। यह देखकर जोये तुरंत आगे बढ़ी और अपना कान उसके पास ले आई। लिनफे ने धीमे से कहा, गैस। ये कहकर वह बिजली की तरह दौड़ पड़ा। जोये की आंखें चौड़ी रह गई। उसे समझ आया कि उसे फिर से छेड़ा गया है। वह तुरंत उसके पीछे भागी। रुको, लिनफे। दोनों भागते हुए आगे निकल गए। पीछे खड़ी वांगशाओरू ये सब देखकर मुस्कुराई। सुबह सुबह कितनी शोर मचा रहे हैं, सच में दो छोटे बच्चों जैसे हैं। दोनों एक दूसरे को चेस करते हुए रेस्टोरेंट के एंट्रेंस तक पहुंच गए, जहां वे ब्रेकफास्ट करने वाले थे। अचानक लिनफे रुक गया। इनर्शिया की वजह से जोयू लगभग उससे टकरा ही गई। हुफ, तुम अचानक क्यों रुक गए? जोयू ने हांफते हुए लिनफे के कपड़े पकड़ लिए। लिनफे ने छूटने की कोशिश की। इतने लोग आ रहे हैं, जल्दी छोड़ो, वरना लोग गलत समझेंगे। जोयू ने आगे देखा। सच में कई लोग दो दो, तीन तीन के ग्रुप में रेस्टोरेंट की तरफ आ रहे थे। वह तुरंत लिन फे के कपड़े छोड़कर सीधी खड़ी हो गई। फिर हाथ से अपने बिखरे बाल ठीक किए और चेहरे पर फिर से काम एक्सप्रेशन ले आई। तभी धीरे धीरे चलते हुए वांगशाओरू वहां पहुंची। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, सुबह सुबह तुम दोनों क्या कर रहे हो? लिनफे मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस मजाक कर रहे थे। जोयो तुरंत बोली, शाओरू, लिनफे कह रहा है कि मैं आज सुबह उठने से पहले नींद में बात कर रही थी।
मैंने उससे पूछा कि मैंने क्या कहा, लेकिन ये बता ही नहीं रहा। तुम ही इससे कहलवाओ। वांगशारू ने लिनफे की तरफ देखा। लिनफे, शाओयुओ को और मत छेड़ो। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ये कहकर वह सबसे पहले रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। पूरे ब्रेकफास्ट के दौरान जोयू कई बार लिनफे से पूछती रही, मैंने नींद में क्या कहा था? लेकिन लिनफे बस होंठ दबाकर मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में साफ साफ मिस्चीवस स्माइल थी। वह कुछ अभी नहीं बता रहा था। इससे जोयू और भी बेचैन हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दिल के अंदर कोई बिल्ली पंजे मार रही हो। असल में सच था कि स्लीपिंग हैबिट्स बहुत अच्छी थी। वह न तो नींद में बोलती थी और ज्यादा हिलती डुलती थी। लिनफे ने तो बस उसे टीस करने के लिए यह सब कहा था। आखिर कई बार पूछवे ने सिर पकड़ लिया। ठीक ठीक है, सच बता देता हूं, तुमने नींद में कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अब जोयू को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अब सिचुएशन उल्टी पड़ गई थी। लिनफे ने खुद अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली थी। आखिर मजबूर होकर उसने जल्दी जल्दी एक फेक ड्रीम टॉक बना दी। फिर बोला, असल में तुमने कोई शर्म वाली बात नहीं कही, बस खाने की चीजों के नाम ले रही थी, जैसे क्रैब्स, ग्रिल्ड फिश वगैरह। फिर वह हंसते हुए बोला, कहते हैं दिन में जो सोचते हैं वही रात में सपने में आता है। कल रात का सी फूड डिनर तुम्हें बहुत पसंद आया था, इसलिए तुम नींद में मेन्यू रिपोर्ट कर रही थी। जो यू ने यह सुनकर सिर हिलाया। ओह, ऐसा है। फिर वह बोली, कल का सी फूड डिनर सच में बहुत मजेदार था। मुझे अभी भी उसका टेस्ट याद है। उसने उत्साह से कहा, आज रात फिर उसी रेस्टोरेंट में सी फूड खाने चलते हैं। लिन फे मन ही मन हंसा। ये लड़की सच नहीं मानती, लेकिन मेरी बनाई कहानी मान लेती है। सच में कमाल है। वह मुस्कुराकर बोला, ठीक है, आज रात वहीं चलेंगे। सुबह का यह छोटा सा सोड यहीं खत्म हो गया। साइड में बैठी वो रसम स्पेक्टेटर की तरह सब देख रही थी। अब दोनों फिर से सी फूड डिनर की प्लानिंग करने लगे। वह बस हेल्पलेस होकर सिर हिलाकर रह गई। ब्रेकफास्ट के बाद एटमॉस्फेयर काफी कोजी था। बैकग्राउंड में श्याम कंट्री के सॉन्ग्स बज रहे थे। तीनों ने आराम से खाना खाया। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद उन्होंने आज के साइट सीइंग प्लान शुरू किए। हालांकि ले सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के 3rd टियर और 4th टियर सिटीज जैसी ही थी, लेकिन यहाँ की लोकल कल्चर और सीनरी काफी यूनिक थी। दोपहर में तीनों बीच पर पहुंचे। आज का प्लान था सनी बीच करना। वांगशारू बीच पर खड़ी समुद्री हवा का आनंद ले रही थी। दोनों की लुक्स इतनी अच्छी थी कि वे साथ खड़ी हो ब्लू सी और ब्लू स्काई से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आसपास खड़े कई पुरुष उन्हें बार बार देख रहे थे। कुछ तो उनसे बात करने की हिम्मत भी जुटाने वाले थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि लेकिन मैनेजमेंट ऑफिस से वापस आ रहा है। लिनफे कुछ शब्द बोलकर दोनों लड़कियों को साथ लेकर चला गया। यह देखकर उन लोगों की आंखों में रिग्रेट और जेली साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय लाई सिटी का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सबर्बन विला कम्युनिटी में आज जांग चैनशोंग घर पर अपनी वाइफ और डॉटर के साथ समय बिता रहा था। लंच के बाद उसकी वाइफ जेंग योनशी और डॉटर मियाओ मियाओ शॉपिंग के लिए बाहर चली गई। तभी आनंद लिविंग रूम में आया। ब्रदर श्योंग, आपने मुझे बुलाया? जंग चेनशोंग ने सिगार जलाते हुए कहा। अभी चेन जिंगताओ का फिर से कॉल आया था। वह फिर से चाहता है कि मैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूं, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया। आनंद थोड़ा हैरान हुआ। यह आदमी बहुत परेशान करता है। कल ही तो इस बारे में बात हुई थी, अभी फिर से शुरू कर दिया। जंग चियोंग की आंखें गहरी हो गई। चेन जिंगताओ आमतौर पर इतना इम्पेशेंट नहीं होता। अगर वह मुझे इतनी जल्दी जल्दी ज्वाइन करवाना चाहता है तो जरूर कोई प्रॉब्लम है। फिर उसने आदेश दिया, अनन, कुछ लोगों को अरेंज करो। वे सीक्रेटली तुम्हारी भाभी और मियाओ मियाओ की प्रोटेक्शन करेंगे। अनन का चेहरा थोड़ा बदल गया। ब्रदर शोंग, क्या आपको लगता है कि वह स्माइलिंग टाइगर चेन जिंगताओ भाभी और मियाओ मियाओ को टारगेट बना सकता है? हाँ, अनन ने तुरंत कहा। अंडरवर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। अगर उसने ऐसा किया तो पूरा लाई सिटी उसके खिलाफ हो जाएगा। जांग तियानशोंग गंभीर आवाज में बोला, मुझे भी नहीं लगता कि वह ऐसा करेगा, लेकिन सावधान रहना हमेशा सही होता है। अनन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है ब्रदर श्योंग, मैं अभी प्रोटेक्शन अरेंज करता हूं। वह तुरंत उसी समय ठक ठक ठक, कम इन। दरवाजा खुला। शार्प माउथ्ड मंकी फेस वाला आदमी रुआन जिशन अंदर आया। स्टडी रूम में खड़े चेन जिंगताओ गार्डन की तरफ देख रहे थे। रुआन जिशन ने पूछा, तो क्या हुआ? क्या जांग चैनशोंग ने फाइनली ज्वाइन करने के लिए अग्री कर लिया? नहीं, उसने हमेशा की तरह मना कर दिया। चेन जिंगताओ ने शांत आवाज में कहा,
रुअनजिशन बोला, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। कल रात ऊपर से कांटेक्ट आया था। ऑर्गेनाइजेशन कल लाई सिटी में कुछ लोगों को भेजने वाली है। चेंजिंगटाओ ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, समझ गया। आज शाम जंग चेंशोंग एक इवेंट में जाएगा। मैं कुछ लोगों को अरेंज कर देता हूं। तुम उनके साथ जाकर आज ही जेनशोंग को खत्म कर देना। ये कहते समय उसके चेहरे की यूजुअल मुस्कान पूरी तरह गायब थी। यह सुनकर रुआन जिशुन के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। वह सिर हिलाकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। धराम। दरवाजा बंद होते ही कमरा फिर से शांत हो गया। चेन जिंगताओ खिड़की के पास खड़ा बुदबुदाया। जंग चेंशोंग, मुझे दोष मत देना, यह तुम्हारी अपनी चॉइस है। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए थे। उसी रात पूरी दोपहर लिन फे, जो यू और वांग शाओरू बीच पर खेलते घूमते रहे। शाम को वे किनारे लौटे और उसी सी फूड रेस्टोरेंट में डिनर किया। खाना खत्म होने के बाद उन्हें पता चला कि पास में एक फोक परफॉर्मेंस इवेंट हो रहा है। तीनों ने सोचा, चलकर देखते हैं। यह फोक परफॉर्मेंस एक नए 5 स्टार होटल ने ऑर्गेनाइज किया था। होटल मैनेजमेंट शायद इस इवेंट के जरिए अपने होटल का प्रमोशन करना चाहती थी। रात 7 बजे के बाद कई एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स इवेंट साइट में आकर रुकी। सबसे महंगी कार का रियर डोर खुला। उसमें से एक आदमी और एक औरत बाहर उतरे। मजबूत कद काठी वाला आदमी था जंग चियोंग और स्लिम औरत थी उसकी पत्नी जेंग युनशी। उनके उतरते ही अनन और बाकी बॉडीगार्ड्स ने तुरंत चारों तरफ प्रोटेक्शन ले लिया। फिर पूरा ग्रुप इवेंट साइट के सेंटर की तरफ बढ़ गया। जेंग युनशी ने चारों तरफ बॉडीगार्ड्स को देखकर पूछा, तुम इतने सारे बॉडीगार्ड्स क्यों लाए हो? जांगशोंग ने सहज आवाज में कहा, यहां बहुत भीड़ है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आसानी से निकल पाएंगे। जेंग युनशी ने सिर हिलाया, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। अगर कुछ हुआ भी तो शायद बॉडीगार्ड्स की जरूरत ही न पड़े। उसी इवेंट में दूर भीड़ के बीच लिन फे, जो यू और वांग शाओरू भी पहुंच चुके थे। वे टूरिस्ट्स के लिए किए जा रहे लोकल फोक डांस परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रहे थे। स्टेज पर परफॉर्मर्स, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, सबने बेहद एलैबोरेट ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। उनके कपड़े उनके देश की कल्चर को साफ दिखा रहे थे। जब एक सॉन्ग डांस परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो ऑडियंस ने जोरदार अपलॉज दिया। इवेंट साइट के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली था, लेकिन बाहर का सीन भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था। कुछ दिन पहले जब लोगों को पता चला कि यहां 5 स्टार होटल इवेंट करने वाला है, तो कई लोकल्स ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने वेन्यू के बाहर अपने अपने छोटे स्टॉल्स लगा लिए। कुछ ही दिनों में वहां सैकड़ों मीटर लंबी शॉपिंग और स्नैक स्ट्रीट बन गई। रात होते ही आसपास के टूरिस्ट्स दो दो तीन तीन के ग्रुप में वहां घूमने आने लगे। 1 घंटे बाद, लगभग 1 घंटे तक परफॉर्मेंसेस देखने के बाद लिनफे ने कहा, चलो अब बाहर की शॉपिंग और स्नैक स्ट्रीट भी देख लेते हैं। जोये और वांग शाओरू ने तुरंत सिर हिलाया। तीनों इवेंट साइट से बाहर निकलकर भीड़ भरी स्नैक स्ट्रीट की तरफ चल पड़े। रात 9 बजे के बाद जांग तियानशियोंग और उसकी पत्नी इवेंट अटेंड करके अपनी कार्स में बैठ गए। कन्वॉय पार्किंग लॉट से निकलकर सड़क पर चल पड़ा। जब कारों का काफिला भीड़ से दूर एक मोड़ पर पहुंचा, अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक पूरी स्पीड में आया। छी, धराम! लीडिंग कार ने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मारी। कार सड़क से उछलकर लगभग 20 मीटर ऊंची क्लिफ से नीचे जा गिरी और नीचे उठती हुई खतरनाक समुद्री लहरों में गायब हो गई। ट्रक टक्कर मारने के बाद सड़क के बीचों बीच तिरछा खड़ा हो गया। उसने कॉन्वॉय का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। कॉन्वॉय पीछे मुड़ने ही वाला था कि पीछे से भी एक और बड़ा ट्रक आकर रुक गया। अब रास्ता आगे भी बंद था और पीछे भी। घात, क्लिक। कार्स के अंदर बैठे लोगों को तुरंत समझ आ गया, यह प्लान्ड एम्बुश था। सबने तुरंत कार से निकलकर वेपन्स उठा लिए। श्श! हाईवे के किनारे झाड़ियों से दर्जनों लोग कूदकर बाहर आए। सबने ब्लैक मास्क पहन रखे थे। उन्होंने जांग तियानशियोंग, उसकी पत्नी और बॉडीगार्ड्स को चारों तरफ से घेर लिया। आनंद ने फोन निकालकर सिग्नल चेक किया, फिर बोला, ब्रदर शियोंग, मोबाइल में सिग्नल नहीं है। उन्होंने यहां सिग्नल जैमर लगा रखा है। जांग तियानशियोंग ने शांत होकर सिर हिलाया। फिर उसने सामने खड़े मास्क्ड एनिमी से पूछा, तुम लोग कौन हो? लेकिन सामने खड़ा लीडर बिना जवाब दिए हाथ उठाकर बोला, अटैक। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लड़ाई शुरू। हा! ने जोर से आवाज लगाई।
उसने अपना दायां हाथ घुमाया और पकड़ने की मुद्रा बनाई। अगले ही पल सफेद धुंध की पतली धाराएं उसके हाथ में इकट्ठा होकर एक इल्यूजनरी शॉर्ट स्पीयर बन गई। जाओ, उसने स्पीयर को जोर से आगे फेंका। श्श! स्पीयर हवा में कई दर्जन मीटर तक उड़ती गई, फिर अचानक मिड एयर में फट गई। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी जैसे थंडर गूंज उठा हो। एक्सप्लोजन की शॉकवेव से कुछ कमजोर अटैकर्स चक्कर खाकर पीछे हट गए। तभी मास्क लीडर बोला, बाकी लोग जंगचों के बॉडीगार्ड्स को संभालो, उसे मैं खुद देखता हूं। यह कहकर उसने अपनी साइकिक एनर्जी एक्सप्लोड कर दी। उसके पैरों के नीचे जमीन दरक गई। अगले ही पल वह तीर की तरह जंग तियनशियोंग की तरफ दौड़ा। जंगशोंग ने तुरंत कहा, अनान, पीछे हटो। उसने महसूस कर लिया था सामने वाला एनिमी थर्ड स्टेज की साइकिक एनर्जी रिलीज कर रहा था। टक्कर, धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। दोनों की फिस्ट्स और किक्स लगातार टकराईं। हर टक्कर से धातु जैसी आवाज निकल रही थी। कुछ ही पल में दोनों पीछे हटकर दूरी बनाकर खड़े हो गए। जांग च्यानशोंग ने अपने हल्के दर्द कर रहे हाथ को दबाया। फिर उसने ओपोनेंट के फिस्ट्स देखे। उन पर काले मेटालिक चमक रही थी। वह धीमे से बुदबुदाया, मेटल इनकार्नेशन एबिलिटी। तभी सामने खड़ा मास्क्ड मैन हंस पड़ा। उसने अपना मास्क थोड़ा हटाया। नीचे से रुआन जिशन का चेहरा दिखाई दिया। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने सीक्रेटली थर्ड स्टेज अर्ली फेज तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुमने इसे काफी अच्छी तरह छुपा कर रखा था। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद जांग तियनशोंग को साफ समझ आ गया कि वह अभी-अभी थर्ड स्टेज अर्ली फेज में ब्रेक थ्रू हुआ है और उसकी ताकत अभी भी सामने वाले से कम है। यह विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह गुजरा। फिर उसने अपने ट्रस्टेड आदमी आनंद से कहा, अनन, तुम्हारी भाभी को लेकर तुरंत एनसर्कलमेंट तोड़कर निकल जाओ। जेंग युनशी ने तेजी से शरीर घुमाया और एक मास्क्ड एनिमी के अटैक से बच गई। अगले ही पल उसने अपनी हथेली से जोरदार वार किया। धड़ाम! वह एनिमी खून उगलते हुए पीछे गिर पड़ा। उसने अपने पति से कहा, तियनशोंग, हमें साथ में निकलना चाहिए। युनसी, सामने वाले पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमारी संख्या उनसे बहुत कम है। तुम निकल जाओ और रेनफोर्समेंट लेकर वापस आओ। दूर खड़ा रुआन जिक्शन ये सुनकर अंदर ही अंदर हंस पड़ा। रेस्क्यू आने से पहले अगर तुम्हें खत्म कर दिया जाए तो सब खत्म। जांग चेनशोंग फिर जोर से चिल्लाया, आनंद, जल्दी अपनी भाभी को लेकर निकलो। जी ब्रदर शोंग। आनंद ने अपनी नाइफ घुमाकर एनिमी का अटैक रोका। फिर उसने जोरदार किक मारकर सामने वाले को पीछे धकेल दिया। उसने तुरंत जेंग युनशी को कवर करते हुए एनसर्कलमेंट तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उसी समय समुद्र किनारे आज रात का आसमान साफ था। चांद बड़ा और गोल था। चांदी जैसी मूनलाइट समुद्र पर बिखर रही थी। काला समुद्र अब चमकती हुई सिल्वर लाइट से जगमगा रहा था। दूर उठती हुई लहरें क्लिफ से टकराकर पानी की बूंदें हवा में उछाल रही थीं। क्लिफ के किनारे वाली सड़क पर तीन लोग धीरे धीरे चलते जा रहे थे। ये तीन लोग थे, लिन फे और वांग चाओरू। वे अभी अभी शॉपिंग स्ट्रीट से निकले थे। उनके हाथों में तरह तरह के स्नैक्स भरे हुए थे। सी ब्रीज चल रही थी। मूनलाइट के नीचे वे चलते हुए स्नैक्स खा रहे थे और आराम से बातें कर रहे थे। तभी अचानक दूर मोड़ से एक घायल फिगर लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ भागता हुआ आया। लिन फेई ने सबसे पहले उसे नोटिस किया। चांदनी की रोशनी में उन्हें समझ आया, वह एक औरत थी। जैसे जैसे वह पास आई, हाईवे लैंप की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके ब्लू व्हाइट क्लोथ्स पर कई जगह खून के दाग थे। वह सीधे उनके सामने आकर रुक गई। हेलो, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मुझे रिपोर्ट करनी है, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। यह और कोई नहीं, उसके पेट में चोट लगी हुई थी। जोयू ने तुरंत अपना फोन निकालकर उसे दे दिया। ये लीजिए, थैंक यू। जेंग युनशी ने जल्दी से फोन लिया और एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो का नंबर डायल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गया। उसने जल्दी जल्दी पूरी घटना बताई और लोकेशन भी बता दी। ऑपरेटर ने जवाब दिया, मिस जेंग, आप चिंता मत कीजिए, हम तुरंत टीम भेज रहे हैं। कॉल खत्म हो गया। जोयो और वांग शाओरू ने एक दूसरे को देखा। यहां अटैक हुआ है। दोनों काफी शॉक्ड थीं। अचानक फोन वापस देते ही जेंग यंगची ने राहत की सांस ली। लेकिन पिछले बैटल में उसने बहुत एनर्जी खर्च की थी। साथ ही काफी खून भी बह चुका था। उसका शरीर अचानक डगमगाने लगा। वह पीछे गिरने ही वाली थी। लिन फेई ने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाया। उसने उसका रिस्ट पकड़ लिया और उसे गिरने से बचाने के लिए ऊपर खींच लिया। लेकिन जेंग युनशी का शरीर बहुत हल्का था।
लिन फेई ने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया। परिणाम, जेंग युनशी आगे की तरफ लड़खड़ा गई और सीधा लिन फेई की छाती से टकरा गई। एक पल के लिए वह पूरी तरह उसके आलिंगन में आ गई। लिन फेई को अपने सीने पर दो नर्म स्पर्श साफ महसूस हुए। उसका चेहरा तुरंत हल्का लाल हो गया। वह थोड़ा एम्बेरस्ड हो गया। आखिर वह सिर्फ मदद करना चाहता था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का फायदा उठा रहा हो। खतरनाक नजरें साइड में खड़ी और वांग शाओरू ने यह दृश्य देखा। दोनों के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। उनकी आंखें बदल गईं। उनकी नजरें सीधे लिन फेई पर टिक गईं, कि काफी शार्प थी। अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडी सिहरन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक क्रीचर उसे घूर रहा हो। उसके दिल में अचानक एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्राइसिस उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ ली ऑकवर्ड हाल के मुकाबले जेंग युनशी काफी काम थी। खुद को संभालने के बाद वह दो कदम पीछे हटा। थैंक यू। लिन फेई ने असहज होकर नाक छुई। कोई बात नहीं। फिर उसने मुड़कर जोयो और वांग शाओरू की तरफ देखा। दोनों अभी भी उसे घूर रही थी। लिन फेई ने तुरंत नजर हटा ली। वह समुद्र की तरफ देखने लगा। ये दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने तो बस मदद की थी। वह मन ही मन बुदबुदाया। उसे बहुत अन्याय महसूस हो रहा था। कुछ सेकंड बाद जब जेंग युनशी उससे अलग हो गई, तो लिन फेई को अचानक महसूस हुआ कि वह अजीब सा डेंजर फीलिंग गायब हो गया है। यह बात उसे समझ नहीं आई। तभी जेंग युनशी मुड़कर जाने लगी। तभी वांग शाओरू आगे बढ़ी। मिस जेंग, आपकी चोट बहुत गंभीर है। पहले वूंड ट्रीट कर लेते हैं। जेंग युनशी ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। मुझे अभी अपने हस्बैंड की मदद के लिए वापस जाना है। जो यू ने तुरंत कहा। आपने अभी रिपोर्ट करते समय कहा कि वहां बहुत सारे अटैकर्स हैं। आप बड़ी मुश्किल से बचकर निकली हैं। अब वापस जाना मतलब खुद मौत के पास जाना है। जेंग युनशी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके पास अब ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ या स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं बची थी। तभी दोनों लड़कियों ने एक साथ पुकारा, लिनफे। लिनफे, जो अभी भी समुद्र की तरफ देख रहा था, मुड़ा। क्या हुआ? वंशाड़ू बोली। मिस जेंग की चोट हील कर दो। लिनफे ने हल्की मुस्कान दी। ये औरत भी काफी लकी है। अगर ये घटना कल हुई होती तो मेरी लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी अभी रिकवर नहीं हुई थी। वह जेंग यंशी के पास गया। वह थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसे देख रही थी। लिनफे ने अपना दायां हाथ उठाया। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर उसके फोरहेड पर हल्के से रख दी। अगले ही पल उसकी उंगली से व्हाइट लाइट निकलने लगी। सिर्फ 2 सेकंड में वह जेंग यंशी के पूरे शरीर को ढक चुकी थी। करीब 10 सेकंड बाद लिनफे ने हाथ हटा लिया। जेंग युनशी ने आश्चर्य से अपनी चोट वाली जगह चेक की। घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी आंखों में साफ साफ शॉक था। फैसला लिनफे ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, जो ये शाओरू, तुम दोनों यही रहना, कहीं मत जाना। मैं जाकर देखता हूं कि जहां मिस जेंग के साथ इंसिडेंट हुआ था वहां क्या हो रहा है। दोनों ने सिर हिलाया। वे जानती थी कि लिनफे बहुत पावरफुल है। फिर भी उन्होंने कहा, अपना ध्यान रखना। जो पास खड़ी थी, सामने खड़े उस नेकदिल आदमी को देखकर चिंतित हो गई, जिसने अभी उसकी मदद की थी। उसने जल्दी से कहा, सर, वो गुंडा बहुत पावरफुल है। आप मत जाइए। लिन फेई हल्का सा मुस्कुराया। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी मिस जेंग। आप यहां मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर वेट कीजिए। मैं अभी वापस आता हूं। जेंग यंशी को लगा कि यहां रुककर उस युवा आदमी को अकेले अपने हस्बैंड को बचाने भेजना ठीक नहीं होगा। उसने तुरंत कहा, तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूं। लिनफे ने बिना झिझक जवाब दिया, नहीं। इस हालत में अगर आप साथ आईं तो आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी, बल्कि मुझे आपकी सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी। वांग शाओरू ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मेरे फ्रेंड सही कह रहे हैं मिस जेंग। आप बस हमारे साथ यहीं रुक जाइए। जेंग युनशी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन लिनफे ने उसे मौका ही नहीं दिया। अचानक वह जमीन से उछला और सीधे आसमान की ओर उड़ गया। जब वह लगभग 40 to 50 मीटर्स की ऊंचाई तक पहुंचा, उसका शरीर हवा में कुछ पल के लिए स्थिर हो गया और फिर वह बिजली की तरह जेंग युंगसी के पति की दिशा में उड़ गया। जेंग युंगसी ने आसमान में दूर जाती उसकी परछाई को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह जेंटलमैन उड़ भी सकता है, और पहले हीलिंग पावर भी इस्तेमाल की, मतलब उसने एक्चुअली दो एबिलिटीज अवेकन की हैं। जोयो हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर उसने आपकी मदद करने का डिसाइड किया है तो आप रिलैक्स कीजिए। जेंग युनशी ने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को देखा। वे उससे छोटी थीं और उससे भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन उनके चेहरों पर लिनफे के लिए जो कॉन्फिडेंस था, उसे देखकर उसके दिल की घबराहट काफी कम हो गई। हाँ, उसने धीरे से सिर हिला दिया।
जांग टियानशोंग ने जमीन पर जोर से पैर पटका। उसका शरीर एक क्रॉसबो एरो की तरह अचानक आगे की ओर शूट हो गया। एक पल में ही भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग गिरने लगे, चीखें गूंजने लगीं। बैंग! उसने एक मास्क्ड एनिमी को जोरदार पंच मारा और तुरंत आनंद को बचा लिया, जो बुरी तरह घायल होकर गिर चुका था। आनंद ने मुंह के कोने से बहता खून पोंछते हुए कहा, ब्रदर श्योंग, मैंने सिस्टर इन लॉ को सेफ भेज दिया है। अब तक वो एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो को रिपोर्ट कर चुकी होंगी। जांग टियानशोंग ने गहरी सांस ली। आनंद, उनका टारगेट सिर्फ मैं हूं। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। आनंद ने जमीन पर थूक दिया, खून मिला हुआ लाल थूक। उसकी आंखों में अडिग दृढ़ता थी। अगर ब्रदर श्योंग आपने मुझे उस दिन शेल्टर नहीं दिया होता, तो मैं सड़कों पर भूख से मर गया होता। मेरी लाइफ आपकी है। अगर कोई आपकी लाइफ लेना चाहता है, तो उसे पहले मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। आनंद, जांग श्योंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर उसने सामने खड़े रुआन जिक्शन की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर आज हम मर भी गए, तो भी तुम्हारे कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे। रुआन जिक्शन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। हालांकि उसे पता था कि वह जांग टियानशिंग से स्ट्रांग है, लेकिन अगर सामने वाला मरने मारने की लड़ाई लड़े, तो उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। इसलिए उसने दूर जंगल की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम अभी भी शो देख रहे हो, तो बाद में मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। जंग की भौहें सिकुड़ गई। अगले ही पल उसका दिल डूब गया, क्योंकि उसने जंगल की दिशा से थर्ड स्टेज अर्ली लेवल की एक और साइकिक एनर्जी महसूस की। एक ऐसा एनिमी पहले से ही मुश्किल था, अब अगर दूसरा भी आ गया, तो आज उनकी मौत तय थी। जंगल से एक पतला आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। इतनी तैयारी करके भी मुझे एक्शन लेने बुला रहे हो? सच में शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ने झुंझलाकर कहा। फिंगयू, बेकार की बातें बंद करो और मेरे साथ मिलकर इसे खत्म करो। फिंगयू की आंखों में नाखुशी झलक गई। चिकन फेदर को एरो समझकर कमांड मत दो मुझे। इसे हैंडल करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, तुम बस देखते रहो। हालांकि वह रुआन जिक्सन को पसंद नहीं करता था, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे लाई सिटी का कमांडर बनाया था, इसलिए उसे उसकी ऑर्डर्स माननी पड़ती थी। वूश! अचानक फेंगशू गायब हो गया। अगले ही पल वह जांग टियानशियोंग के बगल में प्रकट हुआ। ओम! उसके हाथ की लाइट गोल्डन ऑरा से चमकती लॉन्ग सोर्ड हवा को चीरती हुई जांग शियोंग की गर्दन की ओर बढ़ी। ब्लेड ने हवा को चीर दिया, लेकिन जांग शियोंग की गर्दन से लगभग 5 सेंटीमीटर पहले रुक गई। एक इनविजिबल बैरियर अचानक प्रकट हुआ। रिपल, स्पिरिट वेपन की ब्लेड उस बैरियर से टकराई और उसकी ताकत पागलों की तरह डिस्पर्स होने लगी। फेंग चियू ने तुरंत पीछे हटकर दूरी बना ली। वह मुस्कुराया। डिफेंसिव स्पिरिट वेपन रेयर आइटम है। लगता है तुमने इस पर काफी मनी खर्च किया है। उसी समय बूम बूम बूम, फेंग चियू ने अपनी लॉन्ग सोर्ड घुमाई और जंग शियोंग द्वारा व्हाइट मिस्ट से फेंके गए डार्ट्स को हवा में ही काट दिया। जंग चेनशियोंग चुप रहा। उसने अपनी एबिलिटी से मिस्ट व्हाइट लॉन्ग सोर्ड बनाई और सीधे फेंग चियू पर हमला कर दिया। दोनों की टक्कर बिजली की तरह तेज थी। सोर्ड्स की टकराहट इतनी तेज हो गई कि आवाजें लगातार गूंजने लगीं। यह साफ दिख रहा था कि लड़ाई कितनी इंटेंस थी। हालांकि फेंग चियू ओवरऑल स्ट्रॉन्गर था और जांग चेनशियोंग पहले ही रुआन जिशन से लड़ चुका था। उसकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी काफी कंज्यूम हो चुकी थी। ऐसे एडवांटेज में फेंग चियू को आसानी से उसे क्रश कर देना चाहिए था, लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी। जंग टियानशियोंग अब लाइफ एंड डेथ फाइटिंग मोड में था। हर अटैक ऐसा था जैसे वह इंजरी के बदले इंजरी लेने को तैयार हो। यह तरीका फेंग चियू जैसे कॉशियस फाइटर के लिए बेहद मुश्किल था। दर्जनों मूव्स के बाद फेंग चियू पूरी तरह जंग चियाओ की रिदम में फंस गया। कभी कभी वह दांत भींचकर अटैक करता। उसकी स्पिरिट वेपन सोर्ड जंग चियानशियोंग के शरीर को काटती, लेकिन हर बार वही डिफेंसिव स्पिरिट वेपन डैमेज को रोक लेती। खुद फेंग चियू कई बार घायल हो गया, फिर भी वह जंग चियोंग की डिफेंस नहीं तोड़ पाया। पास खड़ा रुअनसन हंस पड़ा। बस इतना ही? मैं तो समझा था तुम बहुत पावरफुल हो। फेंग चियू गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। अब देखना, मैं उसकी डिफेंस तोड़कर दिखाता हूं। उसने अपने शरीर की सारी साइकिक एनर्जी मोबिलाइज की और अपनी कॉम्बैट पावर को पीक तक पहुंचा दिया। डिंग! जांग टियानशियोंग ने अपनी सोर्ड से उसका अटैक ब्लॉक किया। स्पार्क्स हवा में उड़ने लगे। वायलेंट शॉकवेव्स रिपल की तरह फैल गई। फेंग चियू घूम गया और तुरंत दूसरा अटैक किया।
क्लैंग 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 वह एक स्पिनिंग टॉप की तरह घूम रहा था। हर स्लैश पिछले से ज्यादा पावरफुल था। नाइफ लाइट की लहरें समुद्र की लहरों की तरह लगातार टकरा रही थीं। इतना पावरफुल, ज़ांग पीछे लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया, जैसे नाइफ लाइट की लहरें उसे बहाकर ले जा रही हों। ब्रेक फॉर मी, पीछे उछला, फिर पूरी ताकत से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक छोड़ा। एक पेल गोल्डन ब्लेड लाइट हवा को चीरती हुई निकली। उसने जांग तियानशियोंग की व्हाइट मिस्ट वेपन को काट दिया और उसकी पावर को डिस्पर्स कर दिया। बूम! ब्लेड लाइट सीधे इनविजिबल बैरियर से टकराई। कुछ सेकंड तक दोनों ताकतें टकराती रहीं। फिर एनर्जी फ्रैगमेंट्स बारिश की तरह चारों तरफ फैल गए। जमीन पर छोटे छोटे क्रेटर बन गए। और तभी क्रैक! अचानक बैटलफील्ड में एक बेहद साफ आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जैसे कोई नाजुक चीज टूटने लगी हो। अब जांग तियानशियोंग ने अपने कॉलर के अंदर हाथ डाला और एक जेड पेंडेंट बाहर निकाला। जब उसने देखा कि उस पेंडेंट पर गहरी दरारें पड़ चुकी थी, तो उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। मेरी लास्ट डिफेंसिव मेथड भी टूट गई। मेरी अभी की कंडीशन में शायद मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। फेंगचिू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हे जांगशोंग, तुम्हारा डिफेंसिव वेपन टूट चुका है। अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। यह कहकर उसने घमंड से रुआन जिक्सन की ओर देखा। रुआन जिक्सन ने मन ही मन सोचा, फेंगचिू, ये आदमी अपनी इनविंसिबल एटीट्यूड की वजह से ही बॉस की नजरों से गिरा हुआ है। इसी घमंड की वजह से उसे कभी इंपॉर्टेंट मिशंस का लीडर नहीं बनाया गया। ब्रदर श्योंग, आप भाग जाइए, मैं इसे रोकता हूं। कुछ ही पल बाद आनन अचानक नाइफ लेर फेंगचिू की ओर छपट पड़ा। आनन, मत जाओ! जांग चिशोंग ने तुरंत चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। स्विश! आनंद ने अचानक अपनी आंखों के सामने हल्की गोल्डन लाइट चमकते देखी। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में पकड़ी नाइफ अचानक गिर गई। उसे एहसास हुआ उसका दाहिना हाथ कट चुका था। बूम! फेंगचिू हवा में उछला और जोरदार किक मारकर आनंद को दूर उड़ा दिया। जांगशोंग ने तुरंत आगे बढ़कर आनंद को पकड़ लिया। उसने अपने कपड़े फाड़कर उसकी कट चुकी बांह के घाव को कसकर बांधा। फिर उसने रुआन जिशन और फेंगची ओर देखते हुए कहा, तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बाकी लोगों को जाने दो। फेंगची जोर से हंस पड़ा। अब कंडीशन रख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो चुकी है? लेकिन तभी रुआन जिशन ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कंडीशन मानता हूं। तुम गुस्से से उसे घूरने लगा। रुआन जिशन ने मन ही मन उसे कोसा, इडियट! हमारा टारगेट सिर्फ जांग तियानशियोंग है। बाकी लोग जिए या मरें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुआन जिशन ने जमीन से एक नॉच्ड वेपन उठाया, फिर धीरे धीरे जांग तियानशियोंग की ओर बढ़ने लगा। उधर आनंद की हालत तेजी से खराब हो रही थी। खून लगातार बह रहा था। ब्रोस ने कमजोर आवाज में कहा, आनंद, हिम्मत रखो। थोड़ी देर में शाऊ और बाकी लोग तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। फिर उसने धीरे से कहा, और आगे से यूनसी और म्याओ म्याओ का ध्यान रखना। दूर लड़ रहे बॉडीगार्ड्स चीख पड़े, ब्रदर शोंग! रुआन जीसन उनके सामने आकर रुका। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें मरना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना। उसने हथियार उठाया और जंग चेनशोंग की गर्दन पर वार करने के लिए छटका। मानचंग ने आंखें बंद कर ली। वह अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन ठीक उसी पल आसमान से चमकती सिल्वर व्हाइट लाइटनिंग नीचे गिरी। क्रैक! बिजली सीधे रुआन जिशन की ब्लेड से टकराई। उसके वार की दिशा पूरी तरह बदल गई। कौन है? रुआनजिन तुरंत पीछे कूद गया। सभी लोगों ने एक साथ ऊपर देखा। आसमान में एक टी शर्ट पहना हुआ युवा आदमी हवा में उड़ रहा था। उसने नीचे खड़े काले हुड पहने लोगों को देखा और सोचा, इनके ब्लैक हुड्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैं स्पिरिट वर्ल्ड में पहनता हूं। तभी एक गैंगस्टर ने उस पर बड़ा पत्थर फेंका। वुश! लिनफे ने हल्का सा सिर घुमाया। पत्थर उसके पास से निकलकर दूर जा गिरा। जीला! लिनफे ने उस पर उंगली तान दी। अगले ही पल लाइटनिंग फूट पड़ी। वह गैंगस्टर सिर्फ फर्स्ट स्टेज पीक का था। वह अटैक से बच ही नहीं पाया। बिजली के झटके से वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा, मौत के करीब। रुआन जिक्शन और फेंगचियू ने लिनफे से निकलती साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस की। उनके चेहरे पर तुरंत राहत आ गई। ओह, सिर्फ सेकंड स्टेज मिड लेवल प्रैक्टिशनर है। लिनफे धीरे से नीचे उतरा। वह जांग चैनशोंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अनन को देखा, जो लगातार कमजोर हो रहा था। उसने अपनी टेलेकाइनेसिस एबिलिटी एक्टिवेट की। दूर जमीन पर पड़ी कटी हुई बांह हवा में उड़ती हुई उसके पास आ गई। फिर
उसने लाइफ एबिलिटी एक्टिवेट की। नर्म हरी रोशनी चमक उठी। शेंग की आंखें शॉक से फैल गई, क्योंकि लिन फेई ने कुछ ही पलों में आनान की कटी हुई बांह फिर से जोड़ दी। रुआन जिक्सन और फेंग स्तब्ध रह गए। हीलिंग, फ्लाइंग, लाइटनिंग, इस आदमी ने 3 एबिलिटीज अवेकन की हैं। लिन फेई ने चारों ओर खड़े गैंगस्टर्स को देखा और बड़बड़ाया, दिन दहाड़े पासिंग रोड पर इतना बड़ा अटैक, लगता है सैम कंट्री की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। लिन फेई ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से सिल्वर व्हाइट लाइट बॉल आसमान में चली गई। जब वह जमीन से करीब 20 मीटर्स ऊपर पहुंची, क्रैक क्रैक क्रैक, उससे दर्जनों लाइटनिंग बोल्ट्स नीचे गिरे। काले हुड पहने गैंगस्टर्स पर कमजोर लोग सीधे गिर पड़े। स्ट्रांग वाले मुश्किल से बच पाए। डैम इट! अपनी आधी से ज्यादा टीम को गिरते देख रुआन जिक्सन और फेंग चियू ने तुरंत अपने मतभेद छोड़ दिए। दोनों एक साथ लिन फेई पर टूट पड़े। रुआन जिक्सन सबसे पहले पहुंचा। उसने मेटलाइज्ड फिस्ट से लिन फेई के सीने पर पंच मारा, लेकिन लिन फेई ने डॉज नहीं किया। उसने भी अपना पंच सीधे उसके फिस्ट से टकरा दिया। बूम! पहले भारी टक्कर की आवाज आई, फिर क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज। रुआन जिक्सन दर्द से चीख उठा। उसका मेटलाइज्ड फिस्ट वापस नॉर्मल हो गया। उसकी राइट आर्म की हड्डी टूट चुकी थी। उसी समय लिन फेई ने पीछे से आती साइकिक एनर्जी महसूस की। बिना पीछे देखे उसने राउंड हाउस किक पीछे मारी। बैंग! टेलीपोर्ट करके पीछे आए फेंग चियू को सीधा किक लगी। वह हवा में उछलकर दूर पेड़ से टकराया। क्रैश! ऊंचा पेड़ बीच से टूट गया। फेंग चियू जमीन पर गिरा और मुंह से खून उगल दिया। उसकी आंखों में डर भर गया। यह इम्पॉसिबल है। सेकंड स्टेज मिड लेवल प्रैक्टिशनर हमें नहीं हरा सकता। इस आदमी की ओरा फ्लक्चुएशन फेक है। रुंग फेंग जिक्सन दर्द सहते हुए फिर खड़ा हो गया। टूटी हुई बांह के बावजूद वह फिर लिन फेई की ओर दौड़ा। लिन फेई ने उसे देखते हुए सोचा, यह आदमी काफी रेकलेस है। उसने बाएं हाथ से एक हल्का सा स्लैप मारा। उसकी हथेली से लाइटनिंग फूटी। क्रैकल! बिजली सीधे रुआन जिक्सन के मेटल बॉडी पर गिरी। चिंगारियां चारों तरफ उड़ने लगीं। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। यह अटैक उसकी डिफेंस लिमिट से ज्यादा था। बैस्टर्ड! मर जाओ! दूर सुन के फाइट करते समय उसने कहीं से एक छोटा अजीब शेप का क्रॉसबो निकाल लिया था। उसने उसमें साइकिक एनर्जी भरी। पूरा क्रॉसबो गोल्डन लाइट से चमकने लगा। उसने निशाना साधा और बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। ट्वैंग! बोस्ट्रिंग की आवाज गूंजी। एरो हवा में निकलते ही फैलकर डैजलिंग गोल्डन लाइट में बदल गया। वह एक गोल्डन स्ट्रीक बनकर सीधे लिन फेई की ओर बढ़ा। लिन फेई ने इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने का फैसला किया। वह उस चमकदार एरो को डॉज करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि यह एरो सामान्य नहीं था। जब वह कुछ टेंस ऑफ मीटर्स आगे निकल गया तो वह अचानक मुड़ा और फिर से उसकी ओर लौट आया। इस बार उसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा तेज और उसकी पावर और भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। दूर खड़ा फेंग चियू मुस्कुराया। इस एरो के लिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च किए हैं। मेरे कलेक्शन में जितने भी स्पिरिट वेपन्स हैं, उनमें से ये सबसे स्पेशल और सबसे पावरफुल है। तुम इससे बच नहीं सकते। उसने लिन फेई को लगातार डॉज करते हुए देखा। लिन फेई के कारण अभी जो ह्यूमिलिएशन और फ्रस्ट्रेशन उसके दिल में उठी थी, वह उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने आप को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे टैलेंटेड मेंबर मानता था, खासकर 30 साल से कम उम्र वालों में। हर मिशन जो उसे मिलता वह उसे 100% सक्सेस रेट के साथ पूरा करता। लेकिन वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता था कि उससे छोटा कोई युवक उसे हरा दे और उसका परफेक्ट मिशन रिकॉर्ड तोड़ दे। लिन फेई 2 बार एरो से बचा। फिर उसने एक अजीब चीज नोटिस की। यह एरो जब भी हवा में घूमकर वापस आता, उसकी ओरा और भी पावरफुल हो जाती। उसकी स्पीड भी बढ़ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार टारगेट मिस होने पर वह और एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहा हो। लिन फेई ने मन ही मन कहा, यह स्पिरिट वेपन एरो सच में इंटरेस्टिंग है। स्पीड लगातार बढ़ रही है। पता नहीं इसकी पावर इनफाइनेटली स्टैक हो सकती है या नहीं, लेकिन उसने तय किया कि इसे और स्ट्रांग होने का मौका नहीं देगा। उसे डर नहीं था कि वह इस एरो को रोक नहीं पाएगा। असल वजह कुछ और थी, समय। कुछ देर पहले जेंग यनशी ने लोकल एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो में रिपोर्ट कर दी थी। इन्वेस्टिगेटर्स रास्ते में थे। अगर वे यहां पहुंच गए तो बाद में काफी अननेसेसरी ट्रबल हो सकता था। इसलिए लिन फेई ने फैसला किया कि लड़ाई तुरंत खत्म करनी होगी। अचानक लिन जॉर्ज करना बंद कर दिया। वह हवा में रुक गया। फिर वह मुड़ा
और खुद उस एरो की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। उसने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया, हथेली सामने। बूम! वह एरो जो नॉर्मली थर्ड स्टेज मिड लेवल प्रैक्टिशनर को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता था, सीधे लिन फेई की हथेली से टकराया। लेकिन उसके सामने एक नायन फोर्स बैरियर खड़ा था। एरो टकराते ही वह काउंटलेस फ्रैगमेंट्स में टूट गया। गोल्डन लाइट के टुकड़े चारों ओर छिटक गए। आवाज ऐसी थी जैसे दर्जनों शॉटगन बुलेट्स किसी स्टील वॉल से टकरा रही हों। फेंग चियू की आंखें फट गईं। ये कैसे पॉसिबल है? इतनी लेयर्स ऑफ पावर स्टैक होने के बाद भी उसने इसे बिना चोट खाए रोक दिया। ये उसका लास्ट ट्रम्प कार्ड था और वह भी बेकार हो गया। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। अगले ही पल वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ उसका शरीर हिल ही नहीं रहा। एक इनविजिबल चेन ने उसे कसकर बांध रखा था। यह लिन फेई की टेलीकिनेसिस पावर थी। लिन फेई ने हवा में हाथ बढ़ाया और हल्का सा खींचा। शू! फेंगचू का शरीर हवा में खिंचता हुआ सीधे लिन फेई की ओर उड़ाया। बूम! लिन फेई ने आगे बढ़कर एक पावरफुल पंच मारा। वह पंच सीधे हवा में उड़ते फेंगचियू के शरीर पर लगा। क्रैक! क्रैक! उसके शरीर की कई हड्डियां एक साथ टूट गई। अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों थर्ड स्टेज अर्ली लेवल अटैकर्स पूरी तरह इनकैपेसिटेटेड हो चुके थे। वे हिल भी नहीं सकते थे। लिनफेई ने आसपास खड़े बाकी मैस्क्ड गैंगस्टर्स को देखा। वे अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, इसलिए उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सीधे आसमान में उड़ गया और वापस उस जगह की ओर चला गया जहां जोयू और वांग शाओरू इंतजार कर रही थी। उधर एनन, जिसकी बहुत खून बह चुका था, धीरे से बोला, ब्रदर शोंग। जांग चोंग ने उसकी ओर देखा। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, सब लोग मेरे साथ आओ। इन बचे हुए लोगों को खत्म करो। उन्होंने मिलकर उन 5 रिमेनिंग सेकंड स्टेज मास्क्ड मैन को घेर लिया। दूर समुद्र में विशाल लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। बूम! पानी की छींटें 10 टू 20 मीटर्स तक हवा में उठ रही थी। समुद्री हवा तेज होती जा रही थी। उड़ती हुई पानी की बूंदें सड़क तक पहुंचकर उसे गीला कर रही थी। वांग शाओरू सड़क के अंदर की ओर खड़ी थी। उसने जोये को आवाज दी, शाओयुए, ध्यान से। स्टॉर्म तेज होता जा रहा है। क्लिफ के ज्यादा पास मत खड़ी रहो। जोयो रेलिंग के पास खड़ी थी। समुद्री हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। वह अपने बाल ठीक करते हुए बोली, पता है, वरी मत करो, मैं गिरने वाली नहीं हूं। उधर जेंग युनशी लगातार आसमान की ओर देख रही थी, जहां से लिन फे गया था। अब तक 10 मिनट्स बीत चुके थे। अब उसकी चिंता फिर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने सोचा कि उसे खुद जाकर देखना चाहिए, अचानक आसमान में एक ब्लैक शैडो दिखाई दी। कुछ ही पलों में वह शैडो नीचे उतरकर उनके सामने आ गई। लिनफे और वांग शाओरू एक साथ चिल्लाई। लिनफे मुस्कुराया, मैं वापस आ गया। वांग शाओरू ने तुरंत पूछा, मिस जेंग के हस्बैंड वो ठीक है? लिनफे ने सिर हिलाया, हाँ, सब ठीक है। फिर उसने जेंग युनशी की ओर देखकर कहा, आप अब अपने हस्बैंड के पास जा सकती हैं। जेंग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। लिनफे सिर्फ 10 मिनट्स के लिए गया था और उसने इतने बड़े खतरे को खत्म कर दिया। ये सच में बहुत धन्यवाद। उसने झुककर आभार व्यक्त किया। लिनफे ने बस हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने जो यू और वांग शाओरू से कहा, चलो अब वापस चलते हैं। काफी देर हो गई है और शायद थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाएगी। समुद्र की हवा और तेज हो गई थी। आसमान में चमकता ब्राइट मून अब बादलों के पीछे छिप गया था। तीनों क्लिफ से दूर हटकर अपने होमस्टे रिजॉर्ट की ओर चल पड़े। तभी जेंग यनशी ने उन्हें पुकारा, एक मिनट, आपने मेरी इतनी मदद की, क्या आप अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? जब सब खत्म हो जाए, मैं और मेरे हस्बैंड पर्सनली आकर आपको थैंक करना चाहते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, हमने बस छोटी सी मदद की है और वैसे भी हम सब बस रास्ते में मिले अजनबी हैं। यह कहकर लिनफे, जोयो और वांग शाओरू वहां से चले गए। अटैक साइट पर सायम किंगडम के इन्वेस्टिगेटर्स पहुंच चुके थे। मैस्क्ड क्रिमिनल्स को हैंडकफ्स लगाकर एस्कॉर्ट व्हीकल्स में डाला जा रहा था। एम्बुलेंस में उन 2 अटैकर्स को भी डाला गया, जिनकी थर्ड स्टेज अर्ली लेवल स्ट्रेंथ थी। वे गंभीर रूप से घायल और बेहोश थे। जांग तियानशियोंग दूर खड़ा सब देख रहा था और उसके दिमाग में बार बार वही मिस्टीरियस यंग मैन आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, वह आदमी आखिर था कौन? तियानशियोंग। अचानक पीछे से एक परिचित महिला आवाज आई। जांग तुरंत मुड़ा। अगले ही पल एक महिला दौड़कर उसकी बाहों में आ गिरी। दोनों कसकर एक दूसरे से लिपट गए। युनशी,
जंग चनशोंग ने हैरानी से कहा, तुम वापस क्यों आ गई? मैंने तो कहा था रिपोर्ट करने के बाद तुरंत चली जाना। युंस मुस्कुराई। अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। जंग चंगचोंग ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? तब जेंग युनशी ने रास्ते में हुई सारी घटनाएं एक एक करके उसे बताईं, और खासकर उस रहस्यमय युवक लिन फेई के बारे में, जिसने अकेले ही पूरी स्थिति बदल दी थी। रात ने पूरे समुद्र को अपने अंधेरे में ढक लिया था। पैसिफिक ओशन के ऊपर आसमान में टिमटिमाते सितारों की हल्की रोशनी नीचे गिर रही थी। समुद्री हवा तेज आवाज के साथ गरज रही थी और उग्र लहरें लगातार उठ गिर रही थी। स्याही जैसे काले समुद्री पानी के नीचे अनगिनत मैरीन क्रीचर्स अपने प्राकृतिक क्रम के अनुसार इधर उधर तैर रहे थे। अचानक इस अंतहीन समुद्र के ऊपर अर्धपारदर्शी फैंटम्स चुपचाप प्रकट होने लगे। उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। वे आसमान में फैली स्टारलाइट के एक बड़े हिस्से को ढकने लगे। शुरुआत में वे धुंधले और पारदर्शी थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनका रंग गहरा होने लगा, और बस कुछ ही सांसों के भीतर उन्होंने आसमान के सितारों की रोशनी को लगभग पूरी तरह ढक लिया। अब वे अपने असली रूप में दिखाई देने लगे। औ औ ये एक विशाल सीगल फ्लॉक था। इन समुद्री पक्षियों का आकार सामान्य सीगल से लगभग 2 गुना बड़ा था। वे पूरे झुंड में समुद्र के ऊपर मंडरा रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ही ढक गया हो। लेकिन वे बस उड़ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। वूश! अचानक सीगल फ्लॉक के नीचे समुद्र में तेज हलचल हुई। अगले ही पल एक विशाल वाटर कॉलम समुद्र से सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक उछल गया। उसके तुरंत बाद समुद्र की गहराई से एक अत्यंत विशाल शैडो उभरने लगी। जहां वह प्रकट हुआ, वहां का समुद्र जैसे जबरदस्ती अलग हो गया। उसके आसपास मौजूद अनगिनत समुद्री जीव उस विशाल आकृति से टकराकर घबराकर हर दिशा में भागने लगे। अगर कोई इस दृश्य को आसमान से देखता, तो उसे पता चलता कि समुद्र के बीचों बीच अचानक एक सुपर जायंट व्हेल प्रकट हो गया है। उसका शरीर एक सामान्य ब्लू व्हेल से 20 गुना लंबा था, यानी यह विशाल दैत्य लगभग 600 मीटर लंबा था। कुछ देर बाद उस विशाल व्हेल के पश्चिम और उत्तर दिशा से एक लॉन्ग डिस्टेंस कार्गो शिप लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह समुद्री इलाका बहुत दूर दराज था। चारों तरफ बस कुछ डिजर्टेड आइलैंड्स बिखरे हुए थे, और कभी कभार ही कोई कार्गो शिप यहां से गुजरती थी। कार्गो शिप पर तेज फ्लड लाइट्स की रोशनी डेक को चमका रही थी। उनकी सफेद किरणें अंधेरी रात को ऐसे चीर रही थी जैसे कोई तलवार अंधकार को काट रही हो। शिप के पावर सिस्टम की लगातार चलती आवाज एक सुस्त, नींद लाने वाला शोर पैदा कर रही थी। इस समय सिर्फ कुछ क्रू मेंबर्स ड्यूटी पर थे। वे बोरियत में कभी कभी डेक पर आकर समुद्री हवा का मजा ले रहे थे। मुझे लगता है विंड डायरेक्शन कुछ अजीब है। 2 क्रू मेंबर्स डेक पर आए। उनमें से एक ने अचानक कहा। दूसरे ने लापरवाही से जवाब दिया, सच में? अगर बदल भी रही है तो क्या हुआ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहला क्रू मेंबर संतुष्ट नहीं था। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। अनुभव के आधार पर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर जहाज के लेफ्ट साइड रेलिंग के पास आ गया। तेज समुद्री हवा में उसने रेलिंग पकड़ी और आगे देखने की कोशिश की। अचानक उसकी आंखें फैल गई। डैम, वो सामने क्या है? कोई आइलैंड? लेकिन मुझे याद है, यहां आसपास इतना बड़ा आइलैंड नहीं है। दूर समुद्र में एक काला विशाल शैडो दिखाई दे रहा था, जो किसी छोटे आइलैंड जितना बड़ा था। क्रू मेंबर और उलझन में पड़ गया। उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर ध्यान से देखने लगा। उसी समय आसमान के काले बादल थोड़ा हट गए। चांदनी समुद्र पर फैल गई और उस रोशनी ने सब कुछ साफ कर दिया। उसने रोशन किया 600 मीटर लंबा भयावह व्हेल, रोशन किया उस विशाल स्टील कार्गो शिप को, और रोशन किया शिप की रेलिंग पकड़कर खड़े उस क्रू मेंबर को, जो अब पूरी तरह स्तब्ध हो चुका था। उसकी आंखें फैल चुकी थी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। करीब 10 सेकंड बाद डेक पर अचानक जोरदार चीख गूंजी। डैम इट! ये सुपर व्हेल हमारी तरफ तेजी से तैर रहा है। जल्दी व्हील हाउस को इन्फॉर्म करो। शिप की स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो हम इसे से टकरा जाएंगे। तुरंत पूरे कार्गो शिप में अलार्म बजा। सभी क्रू मेंबर्स हरकत में आ गए। पफ! व्हेल ने एक और मैसिव वाटर कॉलम उछाला और उसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ गई। कैप्टन ने ड्राइवर कैबिन से बाहर देखते हुए दांत भींचे। डैम इट! यह और तेज हो गया। अब बचने का समय नहीं है। आमतौर पर शांत रहने वाला कैप्टन भी इस लाइफ एंड डेथ मोमेंट में गाली देने लगा। बाकी क्रू मेंबर्स के चेहरे पूरी तरह सफेद पड़ चुके थे।
उनके दिमाग में वही फिल्मी सीन्स घूम रहे थे, जहां जहाज टकराकर टूट जाते हैं और लोग समुद्र में डूब जाते हैं। व्हेल अब बिल्कुल करीब था। कार्गो शिप उससे बच नहीं सकता था। लेकिन ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे उस जहाज का कोई भी सदस्य जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। क्रैश। वह विशाल व्हेल जो किसी छोटे आइलैंड जितना बड़ा था, अचानक पानी से उछल गया। उसका पूरा विशाल शरीर हवा में उठ गया और वह सीधे कार्गो शिप के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर गया। डेक पर खड़े सभी क्रू मेंबर्स की आंखें फटी रह गईं। उनकी दिल की धड़कन जैसे कुछ पल के लिए रुक गई थी। वे बस मुंह खोले उस असंभव दृश्य को देखते रह गए। बूम। जब विशाल व्हेल वापस समुद्र में गिरा तो उसकी टक्कर से उठी लहरें और आवाज धरती हिला देने वाली थी। उसकी शक्ति चारों ओर फैल गई। वॉश। विशाल लहरें कार्गो शिप से टकराईं। पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगा। कैप्टन कम्युनिकेटर में चिल्लाया, सब लोग पैनिक मत करो, मजबूती से पकड़कर खड़े रहो। इस व्हेल की छलांग ने आसपास की मछलियों के पूरे झुंड को स्टन कर दिया। जब समुद्र धीरे धीरे शांत हुआ तो बहुत सारी बेहोश मछलियां पानी की सतह पर तैर रही थीं। तभी आसमान से सीगल फ्लॉक तेजी से नीचे आया। वे तीर की तरह समुद्र की ओर झपटे और वहां शुरू हुआ एक ग्लटनस फीस्ट। सीगल्स इतनी संख्या में थे कि उन्होंने कुछ ही मिनटों में सारी मछलियां खा ली। फिर वे उसी दिशा में उड़ने लगे जिस दिशा में वह विशाल व्हेल तैर रहा था। वे असल में लेफ्ट ओवर हंटिंग कर रहे थे। उधर कार्गो शिप ने तुरंत पूछा, कोई घायल या मिसिंग तो नहीं? डेप्यूटी ने रिपोर्ट दी, कोई मिसिंग नहीं है, बस कुछ लोग लहरों की वजह से गिर पड़े थे और सिर टकरा गया। उनके सिर पर थोड़े बड़े बम्प्स आ गए हैं। कैप्टन ने राहत की सांस ली। अच्छा है कोई समुद्र में नहीं गिरा, क्योंकि अगर इस अंधेरी रात में कोई गिर जाता तो उसे बचाना लगभग असंभव था। कैप्टन, हमें तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। हालांकि व्हेल जा चुका है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमारे देश के समुद्री क्षेत्र की तरफ है। कैप्टन ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। अगर इतना बड़ा व्हेल हमारे वाटर्स में घुस गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसने तुरंत स्लाइड फोन निकाला और संबंधित डिपार्टमेंट्स को पूरी घटना की रिपोर्ट भेज दी। यह खबर मिलते ही चाइनीज गवर्नमेंट ने तुरंत इसे गंभीरता से लिया। बीजिंग सुपर पावर एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ने तुरंत आदेश जारी किया कि सभी कोस्टल सिटीज के सुपर पावर एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोज अपनी विजिलेंस बढ़ाएं। लेकिन यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं थी। पैसिफिक ओशन के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद कई देशों को इस व्हेल से खतरा हो सकता था। इसलिए चाइना ने तुरंत सभी पैसिफिक वेस्ट कोस्ट कंट्रीज को यह सूचना भेज दी। उसके बाद हर देश ने अपने समुद्री क्षेत्र में 24 आवर ड्रोन पेट्रोल्स शुरू कर दी ताकि उस 600 मीटर जायंट व्हेल को जल्द से जल्द लोकेट किया जा सके, क्योंकि अगर वह किसी तटीय इलाके में पहुंच गया तो यह एक अभूतपूर्व डिजास्टर बन सकता था। रात के गहरे अंधेरे में अचानक वॉश वॉश मूसलाधार बारिश आसमान से बरसने लगी। समय लगभग रात के 2 बजे का था। यह वही समय था जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में डूबे होते हैं। समुद्र किनारे बने उस रिजॉर्ट में जहां लिनफे, जोये और वांग शाओरू ठहरे हुए थे, बाहरी लोगों के लिए बंद एक आलीशान विला के अंदर स्टडी रूम की लाइट अब भी जल रही थी। ट्रिंग ट्रिंग। टेबल पर रखा फोन अचानक बज उठा। बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ चेन जिंगटाओ ने तुरंत फोन उठाया। कैसा है वहां का हाल? उसने ठंडे स्वर में पूछा। फोन के दूसरी तरफ तेज हवा और बारिश की आवाजें आ रही थी। कुछ क्षण बाद एक आवाज सुनाई दी। बॉस, आपके आदेश के अनुसार मैं यहां जांच करने आया था। यहां सिर्फ लड़ाई के कुछ निशान मिले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। यह रिपोर्ट सुनते ही चेन जिंगताओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुछ पल चुप रहकर खुद को शांत किया और बोला, ठीक है, समझ गया। फोन के उस पार से फिर आवाज आई, बॉस, आगे क्या करना है? कुछ नहीं, घर लौट जाओ। क्लिक। चेंजिंगताओ ने फोन काट दिया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गई। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि चीजें इस तरह कैसे बिगड़ गई। वह खुद से बुदबुदाया, जांग चैनशोंग की तरफ से ज्यादा 20 लोग थे और उनमें भी सिर्फ वही थर्ड स्टेज का था। लेकिन हमारी तरफ से थर्ड स्टेज अर्ली स्टेज के 2 कम्बैटेंट्स और कुल संख्या उनकी तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा थी। फिर भी मिशन फेल कैसे हो गया और कोई भी वापस क्यों नहीं आया? कुछ देर सोचने के बाद उसने तुरंत निर्णय ले लिया। अब कारण खोजने का कोई फायदा नहीं था। वह जल्दी जल्दी अपने जरूरी सामान समेटने लगा। अम्ब्रेला उठाया और विला से बाहर निकल गया।
कुछ ही क्षणों में उसका फिगर घनघोर बारिश में गायब हो गया। क्योंकि इस असैसिनेशन मिशन की पूरी टीम अगर पकड़ी गई होगी तो देर सवेर वे सब असली मास्टरमाइंड का नाम जरूर बताएंगे। और वह मास्टरमाइंड खुद चेंजिंगटाओ था। इसलिए उसके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता था भाग जाना। अगली सुबह सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। बाहर पक्षियों की आवाजें लगातार गूंज रही थी। कल रात की बारिश सुबह 7 बजे के आसपास जाकर रुकी थी। जमीन अभी भी गीली थी और जगह जगह पानी जमा था। छप लिनफे बाथरूम से निकलकर आया। लिविंग रूम में वांग शाओरू सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। लिनफे ने पूछा, जोयू अभी तक नहीं उठी? वांग शाओरू बोली, अभी अभी उसे कॉल किया था, शायद अब तक जाग गई होगी। लिनफे ने सिर हिलाया और जोयू के कमरे की तरफ चल पड़ा। ठक ठक उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर का दृश्य काफी शांत और थोड़ा मेस्मराइजिंग था। बिस्तर पर जोयुए गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाल तकिए पर काले बादलों की तरह फैले हुए थे। लंबी आईलैशेस बिल्कुल स्थिर थीं। छोटी सी नाक, हल्के गुलाबी होंठ और चेहरे पर बेहद हल्की मुस्कान। वह करवट लेकर सो रही थी। उसकी पजामा की कॉलर थोड़ी खुली हुई थी और उस पोस्चर की वजह से उसकी चेस्ट और भी प्रोमिनेंट दिख रही थी। लिनफे ने एक नजर डाली, फिर तुरंत नजर हटा ली। उसने मन ही मन सोचा, तो अभी तक उठी ही नहीं, लगता है थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की होंगी और फिर दोबारा सो गई। फिर उसने हाथ उठाया। उसने अंगूठे और मिडिल फिंगर को साथ लाकर टक एक छोटी सी आइस क्रिस्टल बनाकर जोयो की तरफ फ्लिक कर दी। पक आइस क्रिस्टल सीधे उसकी गर्दन पर गिरी। लिनफे का चेहरा अचानक फ्रीज हो गया। अगले ही पल हिस जोयो की आंखें तुरंत खुल गई। वह झटके से उठकर बैठ गई। उसने हाथ अंदर डालकर नेकलाइन से आइस क्रिस्टल निकाल ली। फिर नीचे देखा। उसकी पजामा की चेस्ट वाली जगह थोड़ी गीली हो चुकी थी। उसने आइस क्रिस्टल को देखा, फिर दरवाजे की तरफ। वहां खड़ा लिनफे बेहद ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। लिनफे घबरा गया। मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बस आइस क्रिस्टल से तुम्हें जगाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वो सीधे तुम्हारी नेकलाइन में गिर जाएगी। जोयो ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोली, हूं, समझ गई, और आइस क्रिस्टल को फेंक दिया। लिनफे अंदर ही अंदर चौंक गया। क्या? बस इतना ही? ना चिल्लाना, ना मारपीट, ये तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। आमतौर पर तो जोयो उसे तुरंत पीट देती। तभी टक 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 स्लिपर्स की आवाज आई। जोयो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जम्हाई ली और बोली, दरवाजे पर ऐसे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हटो, रास्ता दो। ओह हाँ। लिनफे तुरंत साइड में हो गया। जोय सीधे बाथरूम में गई। धड़ाम, दरवाजा बंद हुआ। अंदर से पानी की आवाज आने लगी। लिनफे चलते चलते सोचने लगा, मुझे आइस क्रिस्टल उसकी गर्दन पर नहीं, पैर के ऊपर गिरानी चाहिए थी, तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं बनती। बाथरूम जोयो दांत ब्रश कर रही थी। आईने में खुद को देखते हुए उसकी नजर अपनी चेस्ट पर गई जहां पानी के निशान थे। वह धीरे से बुदबुदाई, लिनफे सच में एक परवर्ट है। ब्रेकफास्ट टाइम। डाइनिंग रूम में तीनों लोग नाश्ता कर रहे थे। लिनफे ने देखा कि जोयू ने बन खत्म कर लिया। उसने पूछा, जोयुए और बंस चाहिए? जोयू ने सोय मिल्क का घूंट लेते हुए कहा, नहीं, काफी है। लिनफे ने फिर पूछा, सोय मिल्क और चाहिए? जोयू ने सिर हिलाया, हाँ, एक और दे दो। ओके। लिनफे मुस्कुराया। उसने अपनी डायमेंशन स्पेस से सोय मिल्क का एक और कप निकाला और जोय के सामने रख दिया। पास बैठी वांग शाओरू दोनों को अजीब नजरों से देख रही थी। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। तभी जोयो अचानक बोली, लिनफे, ब्रेकफास्ट के बाद प्रैक्टिस करते हैं। खांस? सोय मिल्क पीते पीते खांस गया। प्रैक्टिस? मतलब? जोयो ने शांत स्वर में कहा, मतलब वही जो शब्दों का मतलब होता है। लिनफे ने सावधानी से पूछा, तुम मुझसे स्पार करना चाहती हो? हूं, काफी समय हो गया प्रॉपर फाइटिंग प्रैक्टिस किए हुए। थोड़ा कॉम्बैट स्किल्स पॉलिश करना है। लिनफे ने उसकी मुस्कान देखी और उसके दिमाग में तुरंत एक ही विचार आया। लगता है सुबह वाली आइस क्रिस्टल इंसिडेंट का बदला लेने वाली है। मुझे पहले से पता था, ये औरत मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। लिनफे के दिमाग में तुरंत हाई स्कूल के दिनों की एक पुरानी याद चमक उठी। उसे याद आया कैसे जोयू ने उसे एक बार चालाकी से वाइटैलिटी जिम में बुलाया था और फिर प्रैक्टिस के नाम पर पूरे जिम में उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे पीटा था। लिनफे के चेहरे पर आई अनिच्छा देखकर जोयू तुरंत समझ गई कि वह क्या सोच रहा है। आखिर वह लिनफे को बहुत अच्छे से जानती थी।
इसलिए उसने तुरंत कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, प्रैक्टिस, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें परेशान करने वाली हूं। लिनफे ने संदेह से पूछा, सच में सिर्फ प्रैक्टिस? बिल्कुल। जोयू ने सिर हिलाया। पास बैठी वंग शाओरू थोड़ा हैरान हुई। उसने पूछा, शाओयुए, अचानक तुम्हें लिनफे के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस करने का ख्याल कैसे आया? जोयू मुस्कुराई और बोली, कल रात सोने से पहले मैं शॉर्ट वीडियोस देख रही थी। कुछ वीडियोस थे स्ट्रेंज एनिमल हंटर्स के, जो स्ट्रेंज बीस्ट्स का शिकार कर रहे थे। फिर मुझे याद आया कि मैंने लिनफे से कहा था कि भविष्य में मैं भी स्ट्रेंज एनिमल हंटर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जरूर लूंगी। लिनफे ने सिर हिलाते हुए कहा, जोयू, अगर तुम सिर्फ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए प्रैक्टिस कर रही हो तो इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद सच में स्ट्रेंज बीस्ट्स का शिकार करने जाओगी? जोयू ने गंभीर होकर कहा, शुरुआत में मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जरूर लेकर दिखाऊंगी। जब कह दिया है तो पूरा भी करूंगी। लिनफे ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, कोशिश कर लो। लेकिन मैंने सुना है कि अब स्ट्रेंज एनिमल हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर एग्जामिनर तुम्हें पीट दे तो रोना मत। जोयू ने तुरंत कहा, मैं नहीं रोऊंगी। फिर उसने सोय मिल्क खत्म किया और बोली, ठीक है, मैं पूरा खा चुकी हूं। लिनफे, चलो नीचे लॉन में प्रैक्टिस करते हैं। लिनफे ने कहा, रुको, मैंने अभी खत्म नहीं किया। तो जल्दी करो, मैं पहले नीचे जा रही हूं। यह कहकर जो उठी और चली गई। जोयो के जाने के बाद लिनफे ने वांग शाओरू से कहा, शाओरू, तुम उसे समझाती क्यों नहीं? वांग शाओरू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शाओयू ने अगर कुछ ठान लिया है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम तो उसका स्वभाव जानते ही हो। लिनफे ने चुपचाप सिर हिला दिया। रिजॉर्ट लॉन कुछ देर बाद तीनों लोग रिजॉर्ट के एक खुले ग्रासलैंड में पहुंच गए। लिनफे और जोया एक दूसरे से लगभग 6-7 मीटर की दूरी पर खड़े थे। वांग शाओरू रेफरी की तरह एक तरफ खड़ी थी। लिनफे ने पहले ही कहा, जोया, पहले एक बात साफ कर दूं। तुमने कहा है कि तुम्हें फाइटिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि फ्यूचर में स्ट्रेंज एनिमल हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट दे सको। तो मैं बिल्कुल स्थिर खड़े होकर तुम्हें मारने नहीं दूंगा। मैं काउंटर अटैक भी करूंगा। जोयो ने आराम से कहा, बिल्कुल, तुम्हें काउंटर अटैक करने की पूरी परमिशन है। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कोई मास्टर खड़ा हो। लिनफे अंदर ही अंदर बुदबुदाया, मुझे काउंटर अटैक करने दे रही है। अगर सच में कर पाया तो यह बिगिनर नहीं रहेगी। तभी वांग शाओरू ने कहा, जल्दी शुरू करो, थोड़ी देर में सूरज ऊपर आ जाएगा और मौसम बहुत गर्म हो जाएगा। जो यू ने सिर हिलाया। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और दूरी कम कर दी। अगले ही पल उसके चेहरे से सारी भावनाएं गायब हो गईं। उसकी आंखों में केवल फोकस था। हवा जैसे अचानक शांत हो गई। हल्की धूप में जोयू के शरीर से एक मजबूत ऑरा फैलने लगी। लिन फे की भौं हल्की उठी। उसकी आंखों में थोड़ा सरप्राइज आया। अगले ही पल जोयू की साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस तेजी से बढ़ने लगी। बूम! उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। वह एक फुर्तीले लेपर्ड की तरह कुछ ही क्षणों में अपनी स्पीड को पीक तक ले आई। लिनफे की आंखों में आश्चर्य भर गया। अरे, इस बेवकूफ में तो सच में दम है। क्योंकि उसकी नजर में पहले वाली जोयू बस थोड़ा सा एथलेटिक थी, लेकिन अभी उसकी स्पीड पूरी तरह ऑर्डिनरी ह्यूमन लेवल से ऊपर थी। तेजी से दौड़ते हुए जोयू ने तुरंत लिनफे के स्टैंस में एक लूप होल पकड़ लिया। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने शरीर मोड़ा और सीधा पंच लिनफे के पेट की तरफ मारा। स्नैप! ओरा से भरा पंच हवा को चीरता हुआ आया। लेकिन उसी क्षण जोयो ने देखा कि लिनफे उसके सामने मुस्कुरा रहा है। उसका दिल एक पल के लिए कस गया। वह पोजीशन बदलना चाहती थी, लेकिन देर हो चुकी थी। लिनफे ने अपनी तेज स्पीड और स्टैमिना के सहारे बस कुछ मिलीमीटर से उसके अटैक को अवॉइड कर लिया। फिर तुरंत उसने हाथ घुमाया और जोयो की कमर पकड़कर हल्का सा दबाव डाला। तुरंत जोयो के शरीर का आधा हिस्सा सुन्न हो गया। वह बिजली की तरह पीछे हट गई। फिर अचानक हवा में छलांग लगाकर लिनफे के पीछे पहुंची और फिर से अटैक किया। लेकिन लिनफे ने उसे फिर आसानी से डॉज कर लिया। कुछ देर तक खुले मैदान में एक अजीब दृश्य बन गया। लिनफे लगभग अपनी जगह पर ही खड़ा था, बस कुछ मीटर के दायरे में मूव कर रहा था, जबकि जोयू एक बटरफ्लाई की तरह चारों दिशाओं से अटैक कर रही थी। दोनों की स्पीड बेहद तेज थी।
करीब 1 दर्जन से ज्यादा राउंड्स के बाद लिनफे को भी महसूस हुआ कि जो यूएस सच में सीरियस है, इसलिए उसने भी अपना एटीट्यूड बदल लिया। वह सच में उसका स्पारिंग पार्टनर बन गया। हालांकि दोनों की ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था, इसलिए लिनफे अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था। वह ज्यादातर अटैक्स अवॉइड कर रहा था और कभी-कभी जोयो की वीकनेसेस पर हल्का काउंटर कर देता, लेकिन हल्का होने के बावजूद जोयो को दर्द महसूस होता था। हालांकि जोयो अक्सर लिनफे से बहस करती रहती थी, कभी-कभी जानबूझकर उसे चिढ़ाती भी थी, लेकिन असल में वह बेहद सीरियस पर्सन थी। अगर वह कोई काम करने का फैसला कर ले, तो चाहे जितनी मुश्किल आए, वह हार नहीं मानती। अभी भी लिनफे के कई काउंटर अटैक्स के बाद उसके शरीर पर कई ब्रूजेस बन चुके थे। फिर भी उसने एक बार भी रुकते हैं नहीं कहा, बस दांत भींचकर अटैक करती रही। खुले ग्रासलैंड में हल्की हवा पेड़ों को छू रही थी, सूरज की रोशनी फैल रही थी और हवा में बस लगातार आवाज गूंज रही थी, ठक ठक। कुछ देर बाद लिनफे ने अचानक हाथ बढ़ाया और जोयू के पेट पर हल्का सा टैप किया। ओह! जोयू का शरीर हवा में उछला और वह ग्रास पर गिर गई। उसके बंधे हुए लंबे घुंघराले बाल खुलकर बिखर गए। लिनफे मुस्कुराया। उसने हाथ उठाकर कहा, बस आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म। जोयू ने हैरानी से पूछा, क्यों? लिनफे ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रेनिंग भी बैलेंस में होनी चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। यह सुनते ही जोयू की सारी ताकत जैसे निकल गई। वह वहीं ग्रास पर बैठ गई और अपने शरीर के ब्रूजेस को देखकर दर्द से दांत भींचने लगी।